So good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. All of you. हेलो, मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है? Yes, sir. Okay. Oh, yeah. Okay. So today we are going to learn about the vaccination. आप लोगों के सिलेबस में है वैक्सीन. So what kind of vaccines are there? और वैक्सीन कितने तरह के होते हैं? फिश में वैक्सीन का कौन कौन से वैक्सीन डेवलप्ड हैं और कैसे एक वैक्सीन डेवलप किया जा सकता है, कैसे लाइसेंसिंग मिलती है, कैसे फॉर्मुलेशन होता है, ये आपके जानने के लिए इंटरेस्टिंग भी है लिटिल बिट, बिकॉज वी आर नाउअडेज देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस, इजंट इट? तो हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, what it how these vaccination strategy taken by the different government authorities, by the scientists, and what kind of different vaccinations are there, how they are being developed by different scientist communities. Okay, so today we are going to cover about the fish vaccination, their present status, and what are the future challenges with respect to the aquaculture. So we all knowing that जिस तरीके से डे बाय डे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जो फूड डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ जो जितने भी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हो रहे हैं उसके साथ साथ हमारा फिश प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, और फिश प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ जो डे बाय डे डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं वो भी लार्ज हो रहा है, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन. रोज नई नई बीमारियां आ रही हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी, बिकॉज ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग. ठीक है, इंटेंसिव पॉपुलेशन विद इन aqua farms. Okay, so because of intensive farming it leads to an imbalance of optimal culture conditions which shows increased susceptibility to infectious disease. कहने का क्या मतलब है, यानी जितना ही ज्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी होगी, द हायर स्टॉकिंग डेंसिटी विल बी, the more chances will be the contamination from one diseased fish to another fish, isn't it? तो कैसे हम इस पूरे डिजीज कंडीशन को, हाउ कैन वी स्टडी, हाउ कैन वी कंट्रोल द प्रिवेलेंस एंड स्प्रेड ऑफ दीज इन्फेक्शियस डिजीज? तो वी विल दिस इज द वैक्सीन्स आर द very good strategy to prevent all such kind of to spread the contaminated disease from one farm to another farm. So basically we will see the definition of the vaccine. What is vaccine? So vaccine किसको बोलते हैं? So vaccine is a biological preparation, means this is prepared with the help of some living organism, isn't it? So a vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. यानी कोई भी जो वैक्सीन बनती है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट ही वैक्सीन बनाते हैं, और ये प्रिपरेशन किसका होता है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन. फिर वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, या जो कोई भी. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbes. यानी बेसिकली ये जो वैक्सीन्स बनता है, एक्चुअली द वैक्सीन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड, लैटिन वर्ड वैक्का. वैक्का मीन्स होता है काव. आप लोग पहले भी जानते होंगे क्यों काव. तो जब लोग जो काव जो पॉक्स पस्चल्स होता था ना, काव पॉक्स पस्चल्स, उसी के हेल्प से सबसे पहला वैक्सीन प्रिपेयर किया गया था, और वहीं से ये टर्म डिराइव हुआ वैक्सीन. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी वो काव पॉक्स के ही पस्चल से ये वैक्सीन बना हुआ था, इसीलिए इस वैक्सीन का नाम, इस जो टोटल बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है उसका नाम क्या हो गया? वैक्सीन. क्लियर? देन we will learn the agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as foreign, destroy it and remember it. अब आप अपनी प्रीवियस स्टडी से याद करें. सो बेसिकली कोई भी जो वैक्सीन होता है
कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है, कोई भी जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, वो कैसे हमारा बॉडी आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद इस कोई भी फॉरेन एजेंट को फिर इसको डिस्ट्रॉय करता है और फर्दर फॉर फ्यूचर के लिए वो रिमेंबर भी करता है। और ये काम कौन करते हैं? तो हमारे डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, फिर चाहे वो बी सेल्स हों, टी सेल्स हों, तो जो मेमोरी सेल्स होता है वो क्या करता है? आप लोग को याद होगा कि मैंने बी क्लोनल एक्सपेंशन थ्योरी के बारे में बताया था, कैसे बी क्लोनल एक्सपेंशन होता है, कैसे उसमें माइटोसिस होता है और बी सेल प्रोलिफरेट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में एंड मेमोरी सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स कैसे इस मेमोरी प्लाज्मा सेल्स कैसे एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, और ये एंटीबॉडी फर्दर दे बाइंड्स विद दैट पर्टिकुलर एंटीजन, इजंट इट? So basically these biological agents, they helps to recognize our immune system to identify these foreign agents. They destroy it and remember it for in case of future, so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms than that it later encounters in future. ठीक है? So basically the concept of vaccination क्या है? जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इजंट इट? अभी हम लोग कोरोना वायरस है, हम लोग अभी वैक्सीन क्यों ले रहे हैं? ताकि फ्यूचर में कोई यदि हमको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो आवर बॉडी गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैथोजन, हम उसके के साथ प्रिवेंट मतलब पहले ही बचाव करें। ठीक है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब बचाव इलाज से उत्तम है। ठीक है? सो वैक्सीनेशन इज एन इजी, इफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेथड्स of protecting fish from diseases. Vaccination is a process by which a protective immune response is induced in an animal by administration of these vaccines. Clear? तो ठीक इसी केस में फिश में क्या होता है, जब इन फिश को हम वैक्सीन डालते हैं तो क्या होता है, उनके जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। या तो बी लिम्फोसाइट्स, और ये बी लिम्फोसाइट्स क्या होगा, ये सेंसिटाइज्ड होता है और रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द एजेंट्स फ्यूचर के लिए इट एवर गेन एंट्री इनटू द बॉडी। यदि कोई पैथोजन एंट्री करेगा तो ये बी सेल्स पहले प्रिपेयर होते हैं, बिकॉज दे हैव अ सर्टेन मेमोरी सेल्स, दे हैव मेमोरी विद इन इट, दे हैव रेडी टू क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ द एंटीबॉडीज। ठीक है? और ये एंटीबॉडीज उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अब आप इस पिक्चर से समझिए किसी भी चीज को, होता क्या है, हमारा फेगोसाइटिक सेल्स जो भी होते हैं, ये क्या होता है, कोई भी फॉरेन एजेंट जब ये इंटर किया, आप लोग फेगोसाइटोसिस से याद कीजिए, तो ये फॉरेन एजेंट इनगल्फ किया, वेरियस फेगोसाइटिक सेल्स आर देयर, फिक्स्ड फेगोसाइटिक सेल्स आर देयर, मोबाइल फेगोसाइटिक सेल्स आर देयर, दे पार्टिसिपेट्स इन द फेगोसाइटिक प्रोसेस, दे इनगल्फ दीज फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है? तो जैसे वैक्सीन हम डालते हैं, ये सेम प्रोसीजर है कि हमने उस बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस को क्या किया, वीक किया या किल कर दिए। क्योंकि यदि हम लाइव कोई भी हम डाल देते हैं कोई भी पैथोजेंस, तो वो तो डिजीज काउज करेगा ना। तो अब उस पैथोजन को हम क्या करेंगे, वीक कर देंगे, इतना वीक कर देंगे कि हमारा बॉडी जो बॉडी है वो बीमार ना हो, और इसके साथ साथ जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है उस पर्टिकुलर पैथोजन को आइडेंटिफाई करे। पैथोजन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो भी एक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, इजंट इट? आइडेंटिफाई करेगा और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाएगा, और फ्यूचर में क्या करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ दीज मेमोरी सेल्स दे रिटेन द मेमोरी। ठीक है? तो यही होता है यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो भी होता है, हम लोग जब एडमिनिस्टर करते हैं तो ये फेगोसाइटिक सेल्स फर्दर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ये एंटीजन को इंजेस्ट करेंगे। ठीक है? जो भी कमजोर एंटीजेंस है उसको इंजेस्ट किया पैथोजेंस को, और इसके बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, और फर्दर क्या करेंगे, एमएचसी जीन की हेल्प से सरफेस, इसके अपने सरफेस पे क्या करेंगे, उस सरफेस प्रोटीन को एक्सप्रेस करेंगे, किस पे, बी सेल्स और टी सेल्स पे, और फर्दर इसका क्लोनल एक्सपेंशन होगा जहां पर एंटीबॉडीज रिलीज होगा। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अ वैक्सीन एक्शन, लाइक वी इन्फेक्टेड बाय अदर पैथोजेंस। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पैथोजेंस को या तो इनएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेट कहने का क्या मतलब, वो रिप्लिकेट नहीं करे, उसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर देना है कि वो हमारे बॉडी में जाके एक्ट नहीं करे, वो एक्टिव नहीं हो।
ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इनएक्टिव या वीक होगा, वीक विरुलेंट पैथोजन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन, मींस दे आर लाइव बट दे आर वीक विरुलेंट। ठीक है, वो वीक है, दे कांट जनरेट, दे कांट प्रोड्यूस अ डिजीज विद इन अ बॉडी सिस्टम। क्लियर? तो होता क्या है, किसी भी एंटीबॉडी कंसंट्रेशन क्या होता है, जब कोई डिजीज होती है, पर्टिकुलर डिजीज, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लोअर होगा। आप लोग को याद है, जैसे ही हम इन्फेक्टेड होते हैं किसी पैथोजन से, तो क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, यहां पर यदि कोई नया पैथोजन हमारे अंदर एंट्री किया है, जैसे सपोज कोई गेस्ट आया, आप उसको नहीं जानते हो, जब हम छोटे थे और कोई हमारे घर में कोई नया गेस्ट आता था तो हम नहीं पहचानते थे, तो हमारा रिस्पॉन्स भी क्या होता है कि सडन हम उस गेट पे उनसे पूछते हैं, है ना, उस गेस्ट से पूछते हैं आप कौन है क्या है, या फिर मदर पेरेंट्स से पूछते हैं, यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है उस गेस्ट के अगेंस्ट वो स्लो रहता है, इजंट इट? नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो वही गेस्ट यदि सेम अपीयर हो जाए तो आप तुरंत रैपिड एक्शन लेते हैं और मम्मी पापा को बताते हो जाकर के कि हमारे जो ये गेस्ट है, ये मामा है या चाचा है या ताऊ है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा बॉडी भी क्या करता है, जैसे कोई भी न्यू एंटीजन है वो इंड्यूस किया, वो इंटर किया, तो हमारा बॉडी आइडेंटिफाई करेगा पर उस एंटीजन को, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर कौन कौन से उनको फेगोसाइटिक सेल्स या कौन कौन से सेल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको किल करने के लिए, उसको इनवाइट करेगा, सो दैट द प्रोसेस ऑफ एंटीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, और फिर वहां पर जाके एक मेमोरी सेल बन जाती है, जैसे हमको याद हो जाता है ना, तो वहां भी उनके पास क्या होता है, मेमोरी सेल बना लेते हैं। उससे क्या होता है, जब सेकेंडरी इंफेक्शन होता है सेम एंटीजन से, तो क्या होगा, वहां पे क्लोनल एक्सपेंशन जो भी सेल्स का होगा वो रैपिड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो। इज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू? हेलो? आ रही है सर। अच्छा ठीक है, तो हम जो भी बोल रहे हैं अच्छे से समझ में आ रही है, और भी थोड़े से लेमन लैंग्वेज में बताना। नो सर, ओके आ ठीक रही है, है। सो इन हाँ इन सर। ओके ओके गुड। देखो यार, जगते रहना, ऐसा नहीं कि हम इधर बोलते रहे तुम लोग उधर सोते रहना, ठीक है, तो मैं भी अपना एफर्ट अच्छे से दे पाऊंगा। सो एंटीबॉडी कंसंट्रेशन में क्या होगा, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होगा वो स्लोअर होगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में यहाँ पे क्या होता है, जो लैग बिटवीन द टाइम जो होता है, ठीक है, दैट विल बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी हायर विद इन अ लेसर टाइम। ठीक है, जो टाइम रिस्पांस होगा बहुत लेस होगा। ओके नेक्स्ट, now what kind of vaccines are there, what kind of vaccines are there, on the basis of inducing agent and preparation method, vaccines can be classified as whole organism vaccine और purified macromolecule vaccines। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में वैक्सीन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, पूरे होल जो ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे बैक्टीरिया वायरस है, वो कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर वो सेफ है, सिर्फ करना क्या है, आइदर इट विल बी किल्ड और इट विल बी मेड ऑफ वीक विरुलेंट। ठीक है, उसको वीक कर देना है, कमजोर कर देना है, सो दैट दे कांट एबल टू प्रोड्यूस अ डिजीज। क्लियर? तो यहाँ होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन हो गया, और दूसरा होता है प्यूरिफाइड मैक्रोमोलेक्यूल एज वैक्सीन। प्यूरिफाइड मैक्रोमोलेक्यूल करने का क्या मतलब है, यहां पर हम किसी भी माइक्रोब का पर्टिकुलर एपिटोप्स, एपिटोप्स कहने का मतलब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं जो पैथोजेनिक हो सकता है। जैसे जैसे क्या हो सकता है, जैसे एक बैक्टीरिया का जो एपिटोप्स होगा, जो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होंगे, या फिर चाहे हम लोग जहर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे पॉइजन, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, वो पॉइजन सेक्रीट करता है, जिसको हम लोग एक्जोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। एंडोटॉक्सिन क्या है, होता है, जो उस सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं, वो इंडोटॉक्सिन हुआ। एक्जोटॉक्सिन क्या हुआ, जो टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ठीक है,
तो बेसिकली प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल कहने का मतलब है जो ये जो बैक्टीरिया के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको प्यूरिफाई करते हैं। या तो उसका टॉक्सिन हो सकता है या तो उसके सेवरल अदर कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया का सेल वॉल हो सकता है, बैक्टीरिया की कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे जीन्स हो सकते हैं जिसको हम, या फिर ऐसे कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम वहां से आइसोलेट करते हैं, उसको फिर प्यूरिफाई करते हैं और उसको लेकर के हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कंजुगेट वैक्सीन, तो इसके टाइप्स है टॉक्सॉइड, सब यूनिट और कंजुगेट। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, या तो आरएनए या फिर डीएनए का यूज करते हैं बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो व्हाई दीज वैक्सीन्स आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट और डीएनए वैक्सीन, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट का यूज करते हैं या आरएनए का फ्रेगमेंट यूज करते हैं जो फर्दर प्रोसीड होता है, जो प्रोसेस होता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किल्ड वैक्सीन कैसे बनाएंगे, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कैसे बनाएंगे, उसके प्रोस कॉन्स क्या हो सकते हैं और क्या नहीं, टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या है, सब यूनिट वैक्सीन क्या है, कंजुगेट वैक्सीन क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन क्या है जिसको हम लोग किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, या तो इस माइक्रोब को हम क्या करेंगे, किल कर देंगे या इनएक्टिवेट कर देंगे ऐसे में, ताकि वो कोई भी जो डिजीज काउजिंग सब्सटेंस है वो रिलीज नहीं कर पाए। या तो ऐसा हो सकता है उसको, उसके जीन को नॉकआउट कर दिया जाए, नॉकआउट करने का मतलब एलिमिनेट कर दिया जाए जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, या तो यदि कोई पॉइजन है, ठीक है, तो उसके पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को इस तरह से इनएक्टिवेट कर दिया जो उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो एक्ट नहीं करे। सो बेसिकली किल्ड वैक्सीन में क्या करते हैं, तो विरुलेंट बैक्टीरिया और वायरसेस यूज्ड टू प्रिपेयर दीज वैक्सीन्स मे बी किल्ड बाय हीट और केमिकल्स, यानी कि या तो इसको फिजिकली किल्ड कीजिए या तो फिर केमिकली किल्ड कीजिए। फिजिकली किल्ड कैसे हो सकता है, क्या उस पर हथौड़ा चलाएंगे, नहीं, आपको दिखेगा वो बैक्टीरिया हथौड़ा चलाने के लिए, नहीं। सो बेसिकली हम लोग फिजिकल में क्या यूज करते हैं, तो हीट, ठीक है, हीट जनरेट करेंगे इतना कि वो खुद उस एक पर्टिकुलर हीट आने पर वो किल हो जाए। जैसे हम लोग पढ़े होंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ईच एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, फर्दर यदि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे तो वो क्या होगा, वो वायरस मर जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग भी इसी तरीके का यूज करते हैं, या केमिकल का यूज करेंगे। केमिकल में जैसे फेनोल डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं या फॉर्मेलिन यूज कर सकते हैं। आप लोग फॉर्मेलिन हम लोग यूज करते थे किसके लिए, एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में। करता क्या है फॉर्मेलिन, बेसिकली जितने भी माइक्रोबियल स्पॉयलेज, जितने भी माइक्रोब्स हुज आर रिस्पॉन्सिबल टू लीड टू स्पॉयलेज, उसको वो किल कर देते हैं। किल करने के बाद तो किल कर देंगे तो स्पॉयलेज नहीं होगा। सो बेसिकली ये जो केमिकल, इसलिए ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो फॉर्मेलिन से या तो हम उसको किल कर दिए, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, कोई भी एक्टिव केमिकल जिससे हम पैथोजन को किल कर सके, या तो हम फिजिकल मेथड यूज करेंगे या तो केमिकल मेथड यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, अब ये जो बैक्टीरिया या कोई भी सेल है उसको ये किल कर दिया, और किल करने के बाद अब जो ये बैक्टीरिया या हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, इन्फेक्शियस पार्टिकल, दैट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू आवर बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैक्सीन तैयार होगा। अब इससे क्या होगा, इसका जितना भी सरफेस स्ट्रक्चर है, जो जितना भी सरफेस प्रोटीन है, वो तो कंजर्व्ड है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, देखिए दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, वन इज हाइड्रोलिसिस, वन इज डीनेचुरेशन। वी हैव टू लुक कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो किल तो हो, बट उसका जो स्ट्रक्चर हो वो इस तरीके से डिस्ट्रक्ट नहीं हो जाए कि हमारा बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए पैथोजन को। तो ठीक उतना ही टेम्परेचर, उतना ही हम अमाउंट में केमिकल डालेंगे कि वो बैक्टीरिया जस्ट एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाकर किल हो जाए, जहां पर उसका जो आउटर स्ट्रक्चर, जो मॉर्फोलॉजी है, वो कंजर्व रह जाए, तभी हमारा बॉडी आइडेंटिफाई करेगा। तो ये भी एक टिपिकल है, ठीक है। उसको हम लोग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग यूज करके देखते हैं कि एट विच टेम्परेचर और व्हाट concentration of chemical can be used for the killing of that particular pathogen. Clear? आगे बढ़े। So there is one term, this is effective but not infective। कहने का क्या मतलब, ये इफेक्टिव है यानी कि इसका जो आप सरफेस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कंजर्व्ड, बट दिस इज नॉट इन्फेक्टिव।
क्योंकि अब ये जिंदा नहीं है तो ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, डिजीज काउज नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा बॉडी आइडेंटिफाई कर सकता है दीज एजेंट्स एज ए पैथोजन। क्लियर? तो उसके अगेंस्ट अब हमारे बॉडी में रेडी टू सर्व एंटीबॉडीज है। ठीक है, नाउ आगे एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वायरस पे हीट का कोई असर होता है क्या? यस ऑफ कोर्स। Okay. Any microorganisms, they have a specific temperature, they have a specific pH, there are हर चीज, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर केमिकल कंडीशन पे ही प्रोलिफरेट कर सकता है। आपको याद है कोरोना वायरस जब लास्ट ईयर था तो वो कब आपको सबसे ज्यादा पिक पे था? इफ एनीवन कैन रिमाइंड इट, कब हुआ था? दैट वाज द जस्ट आफ्टर होली, इजंट इट? सेकेंड वीक ऑफ मार्च के बाद से आ गया था ना कोरोना। नाउ व्हेन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड स्टार्ट्स, दिस इज जस्ट आफ्टर होली, उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है ना? इफ Yes, sir. I am right? So you see there are certain unknown factors which scientists wants to investigate, that what conditions are prevalent for the virus or a bacteria to grow on एक पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पेसिफिक। हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा कौन सा एनवायरमेंटल पैरामीटर है जो वायरस को ज्यादा कॉन्टेमिनेट करने की मतलब जो ज्यादा फेवरेबल होता है उस किसी भी वायरस के कॉन्टेमिनेशन के केस में। ठीक है, क्लियर? यानी ये अब उसका भी बहुत सारा रीजन है, मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, कभी और डिस्कस करेंगे इस मैटर पे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट हो रहा है। एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो वायरस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको ये लाइव तो रहेगा बट ये वीक हो जाएगा। वीक कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने देखा था सबसे पहले विब्रिया कोलेरा का वैक्सीन बनाए थे, किन्होंने बनाया था? लुईस पास्चर ने। तो उन्होंने क्या किया, उस कोलेरा जो पैथोजन है वो इंजेक्ट किया किसमें? पहले उसको ओल्ड कल्चर किया, यानी जब तक न्यूट्रिएंट है, जब तक आप आगार यूज कर रहे हो, तो जब तक उसमें न्यूट्रिएंट है तब तक वायरस ग्रो करेगा। आपके पास जब तक खाना मिलेगा आप ग्रो करोगे ना। खाना बंद हो गया तो धीरे धीरे एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है ना किसी भी चीज का, वो बैक्टीरिया मरने लगता है। तो जब वो मरने लगा, जब वो ओल्ड एज में हो जाएगा, जब हम बच्चे थे तो ज्यादा दौड़ भाग करते थे, जब यंग हुए तो और भी ज्यादा एनर्जी हो गई, और जब हम बूढ़े हो जाते तो हम नहीं चल सकते, है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, सबका एक लाइफ स्पैन होगा। वायरस इज जनरली नॉट लिविंग, ठीक है ना, तो उसको लिविंग होस्ट चाहिए, दैट इज अनदर टॉपिक। हम बैक्टीरिया को ही देखते हैं, तो एक लाइफ स्पैन होगा। यानी क्या होता है, हर एक का एक 4 फेजेज होते हैं, दैट इज द लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। लैग फेज मतलब जहां पर ग्रोथ फेज बहुत स्लो होता है। लॉग फेज में क्या आता है, रैपिड ग्रोथ होता है। स्टेशनरी फेज में जहां पे हमारी वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है, एडल्टरी स्टेज में। और इसके बाद डिक्लाइन। हम लोग क्या करते हैं, इस डिक्लाइन फेज को, जब वो बैक्टीरिया वीक हो गया, बाइनरी फ्यूजन करने के इनकैपेबल हो गया, तब ऐसे बैक्टीरिया को जो वीक हो जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग यूज करते हैं या वायरस को यूज करते हैं। ओल्ड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया और वायरस इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सच वैक्सीन्स। क्लियर? सो क्या होता है इसमें, so many of these live microorganisms that have been cultivated under conditions that are disable their virulent properties। या फिर क्या करेंगे हम लोग, कोई भी कंडीशंस जिसमें वो विरुलेंट हो रहा है उस कंडीशन को ही एलिमिनेट कर देंगे। या उसको ऐसे आप लोग देखते होंगे कि वायरस को हम किसी वायल में रखते हैं, तो देयर आर सर्टेन सबस्ट्रेट्स आर देयर इन विच दीज वायरसेस आर इनएक्टिवेटेड। ठीक है, कोल्ड चेन हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। आप लोग पोलियो वैक्सीन में देखते होंगे, एक आशा दीदी जो होती क्या होती है, डब्बे लेके घूमती, तो हम लोग को कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं जिसमें वो वायरस इनएक्टिवेटेड रहता है बट लाइव रहता है। ठीक है, सो इन दैट केस कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन्ड। तो इस तरीके से
यहाँ पे क्या होता है, ये लेस डेंजरस ऑर्गेनिजम्स होता है। और इन दैट केस आप कभी कभी देखते होंगे कि जब हम लोग को अभी भी जो वैक्सीन लगती है तो बहुत सारे लोग सुनते होंगे ना 1 से 2 दिन तक बीमार रहते हैं। ये क्यों होता है? दीज आर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। यदि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन आर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो हमको 2 दिन तक बीमार होते। क्यों? क्योंकि वो विरुलेंट प्रॉपर्टीज जब तक गेन करेगा तब तक हमारा जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड है ना वो इतना ज्यादा जल्दी रैपिड हो जाता है। जब तक वो अपनी विरुलेंस गेन करता है हमारा बॉडी एंटीबॉडी सिक्रीट करने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है, और जब सक्षम हो गया, जब इफेक्टिव हो गया, तो जब तक वो विरुलेंट करेगा, जब तक वो अपनी विरुलेंसी गेन करेगा हमारा बॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर? व्हाट माय पॉइंट? आगे बढ़े हम लोग। सो बेसिकली हम लोग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो कोई भी प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, वायरस को चाहिए सेल कल्चर, लाइव सेल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल कल्चर ग्रो करते हैं, एक सेल का एक लेयर तैयार करते हैं, और इस वायरस को हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट में इनोकुलेट कर देंगे, जहां पे ये वायरस इस पर्टिकुलर सेल में जाके इन्फेक्ट करेगा। ये सेल में गया इन्फेक्ट कर, अब यहाँ पे रिप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पैसेजिंग करते रहेंगे। क्यों पैसेजिंग? तब तक करते रहेंगे जब तक ये अपना विरुलेंसी लूज नहीं कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सब्सिक्वेंट अमाउंट पे हम पैसेज करते करते उसके जीनोम सीक्वेंसेस में भी सर्टेन म्यूटेशंस होते हैं, चेंज होते हैं। अभी आपने देखा ना, अभी हमारा जो वैक्सीन आ रहा है वायरस भी चेंज हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। हम लोग सुनते हैं डबल म्यूटेंट, हाँ सुनने में बहुत डेंजरस लगता है, बट इट हैपेंस। हम लोगों के भी साथ है, यूकैरियोटिक सेल्स के भी साथ ऐसा ही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी साथ ऐसा ही है। ठीक है, so basically with the time frame, with the environmental conditions, and organisms try to shift their antigenic determination sites. Clear? आगे बढ़े हम लोग। तो ऐसे जो वीक विरुलेंट पैथोजन हम लोग यूज करते हैं वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए। अब तीसरा है इनएक्टिवेटेड एक्जोटॉक्सिन्स और टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये क्या है? सो बेसिकली यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कोई भी बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ठीक है, उस टॉक्सिन्स को हम लोग, वो होता क्या, इनएक्टिवेटेड एक्जोटॉक्सिन्स या टॉक्सॉइड वैक्सीन्स होता है, वो हम लोग इस टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं। टॉक्सिन क्या है? बेसिकली दीज आर प्रोटीन, दीज आर द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, स्मॉल स्मॉल एमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंसेस है ना, तो उसको हम लोग इस तरीके से आल्टर करते हैं कि वो अपनी इन्फेक्टिविटी लूज कर जाए। और जब आल्टर करके और फिर क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, प्यूरिफाई करेंगे, और ये जो वैक्सीन हो, अब इसको अल्टर कैसे कर सकते हैं, इसके पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को अल्टर कैसे कर सकते हैं? जब आप हीट जनरेट कर दो डिनेचर हो जाएगा, या केमिकल से अल्टर कर देंगे इसके स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, और फर्दर इस मॉलिक्यूल को प्यूरिफाई करके, और आपके पास अब ये रेडी है, यानी इनएक्टिवेटेड है। ये एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपने अल्टर कर दिया, और जब आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो ये आपका सेल आइडेंटिफाई कर लेता है इस टॉक्सिन को, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। और इन सच केसेस जब बैक्टीरिया कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं तो हमारा बॉडी रेडी टू सर्व एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है। क्लियर? जैसे कि टेटनस वैक्सीन में देखते होंगे, हम लोग जैसे ही इंजर्ड होते हैं हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी दे रिलीज सर्टेन एक्सोटॉक्सिन्स। एक बार क्लोस्ट्रीडियम बॉटनी क्या होगा, टेटनी क्या होगा, आपके अंदर अटैच होगा, एडेयर होगा, फिर वो कॉलोनाइज होगा, कॉलोनाइज करने के बाद वो अब टॉक्सिन्स रिलीज करेगा आपके बॉडी में सरवाइव करने के लिए। लेकिन उसके पहले ही आपने क्या किया, वो जो टॉक्साइड था, जो टॉक्सिन रिलीज करेगा उसके अगेंस्ट आपने वैक्सीन ले रखी है, तो वो एंटीबॉडी रेडी हो गया। यानी जैसे ही उसका जो टॉक्सिन्स या जो जहर रिलीज कर रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उसको जाकर के लॉक किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉक्सॉइड वैक्सीन बनते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ओके, सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है? सब यूनिट वैक्सीन कहने का मतलब है, अब क्या होता है कि कोई भी, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जरूरी नहीं कि उसका हर एक पार्ट ही एपिटोप हो।
एपिटोप कहने का मतलब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जो पैथोजेनिक हो, जो इंजरी काउज कर सकता है, जो डिजीज काउज कर सकता है, तो हम ऐसे एपिटोप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एपिटोप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड इज एन एंटीजन। ठीक है, या कुछ जीन फ्रेगमेंट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कंजर्व्ड होता है किसी पर्टिकुलर पैथोजन में, वो दूसरे पैथोजन में नहीं होगा। उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट उस उस पर्टिकुलर प्रोटीन का हेल्प लेते हुए जब हम कोई वैक्सीन, कोई भी जो हम प्रिपरेशन, जो स्मॉल पोर्शन जो हम लोग इस माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज करते हैं, इस एपिटोप का यूज करते हैं किसी वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए, उसी को हम लोग सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। एग्जांपल आईपीएन वैक्सीन जो साल्मोनिड फिश का, आपको पता है फर्स्ट अभी जो 2 डीएनए वैक्सीन बने हुए हैं, खैर हम लोग डीएनए वैक्सीन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, पता नहीं 1 मिनट है। तो ये हुआ सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन मतलब समझ में आया? So basically subunit vaccines are made from small portion of a microorganism